नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सवाल लाख टके का। और सवाल इस समय सही में लाख टके का है कि भाई बाजार किस दिशा में जा रहा है। क्या यहाँ पर बॉटम आउट की स्थिति दिख रही है या फिर और बड़ी गिरावट जो है उसकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। आपके पोर्टफोलियो लाल हैं, हम लोगों को पता है, दर्द आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है और उस चीज़ को हम महसूस करते हैं। तो आपके सवालों पर ही पूरा शो फोकस रहेगा यहाँ पे। सर, मैं आपसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक मैं इतिहास दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि बाजार की स्थिति क्या है अगर इसको पुरानी चीज़ों से रिलेट किया जाए। तो अगर मैं कोविड की स्थिति में दिखाऊं यहाँ पे मार्च 2020 में, तो आप देखिए उस समय बाजार ने जो हाई बनाया था इसी दौरान, कोविड के दौरान, तो 11,433 का था, जबकि लो जो था वो 7,511 का था। अगर आप इसमें देखें तो करीब 3,922 अंक, यानी करीब 4,000, मान लीजिए 4,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। अब अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, अगर 2022 में आए, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था वहाँ की स्थिति भी दिखाते हैं। अपना हाई जो था वो 17,900, मतलब 800 के आसपास रहा था यहाँ पे, और लो जो था वो करीब 16,200, यानी कि करीब 1600 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी आई थी। अब हम लोग इस सिनेरियो पे आते हैं मार्च 2026 के सिनेरियो पे, जहाँ से ये वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है। आप देखिए कहाँ का हाई था 26,370 और 23,151 के आसपास का लो है। 3,222 पॉइंट के दबाव साफ तौर पे दिख रहा है सर यहाँ पे। लेकिन अभी भी हम कोविड के जो लो जो स्थिति थी वहाँ से ऊपर ही है, बचे हैं। वहाँ पे करीब 4,000 पॉइंट का था, यहाँ पे 3,222 पॉइंट का है। अभी अपने हाई से अगर हम निफ्टी देखें तो वो करीब 10% क्रैश हो गया। 20% में बियरिश टेरिटरी मानते हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इन तमाम सिनेरियो को अभी बाजार की स्थिति के हिसाब से? क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि कोविड जैसी स्थिति बन गई है या फिर नहीं, अभी वैसी स्थिति नहीं है, अभी नॉर्मल स्थिति ठीक है? बिल्कुल। पहली बात तो ये मैं दर्शकों को फिर से याद दिला दूं कि जो अभी हर्ष ने आंकड़ों की बात करी, ये निफ्टी के जहां तक मुझे लग रहा है आंकड़ों की बात कर जी। रहे थे। और उसमें थोड़ा सा मैं भी अगर आपको ऐड करूं हर्ष, तो आप एक चीज को कंपैरेटिव स्टडी ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगी। पहला कि निफ्टी हम एक जनवरी से एक बेंचमार्क मान के चलते हैं, क्योंकि साल साल जनवरी में कट जाते हैं। अगर 26 को देखें, यानी 2026 जब से स्टार्ट हुआ जनवरी से, तब से ग्रहण लगा और वो ग्रहण आज 12.5% आज के दिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट यहां पर नीचे है। 24 से अगर देखें, जिसने 2 साल पहले निवेश किया था 26 तक पहुंच गए, उसको रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 6% का, यानी 21,742 रुपए का जनवरी में था। अब आ जाते हैं बीच में, जो जनवरी 25 में था 23,442 742, यानी कि सिर्फ 2.5% ही आपको नुकसान हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक मार्केट में क्या नुकसान खाने आते हैं? नहीं, फायदा के लिए आते हैं। अब फायदा से का जरूरी ये स्टेप है कि आपको समय समय पर आपको रणनीति बदलने की जरूरत है, और उसी रणनीति को बदलने के लिए आपको इस प्रोग्राम को देखना जरूरी है। क्योंकि यहां पर सीधे हम लोग इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश करते हैं। पहला, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये क्लियर है। अगर आपको याद हो हर्ष, तो आपने आईपीओ का जब प्रोग्राम कर रहे थे, विपुल जी कर रहे थे, आज शायद विपुल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश यही करी कि देखिए मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन क्लियर कट डाउन है। 22,800 के पहले लेवल होंगे, और जब मैंने ये लेवल दिया था तब उस समय चल रहा था 24,800। तब जब देता था लेवल तो लोग चौंक जाते थे, फिर मैं डिस्क्लेमर देना होता था, डरिए नहीं, आएंगे तो धीरे धीरे करके आएंगे। लेकिन इतनी जल्दी आ गया ये सोचा नहीं था। अभी के हिसाब में कोई बॉटम आउट नहीं हुआ, मार्केट कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ आपको अब अपने स्टॉक स्पेसिफिक ही यहां पर चाल बदलनी है। रही बात आपने यूक्रेन की करें, रशिया की करें, वॉर एक दिन में शुरू, 1 मिनट में हो जाती है, लेकिन खत्म होने में सालों लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वॉर का इंपैक्ट कभी भी ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं करेंगे। अभी वो जब भी ऊपरी लेवल दिखाई देंगे उससे ज्यादा बड़ी गिरावट के संकेत बनेंगे। 22,800 बहुत क्रूशियल लेवल है, अगर ये टूटा तो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आएगा। 22,800 सर कह रहे हैं आप ना? जी, ये जो लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आप बैठा लीजिए इस लेवल को जो यहाँ पर सर बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सर अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे, अब मैं अगर सेक्टर वाइज ले आऊँ, आपने ये बता दिया भाई, क्योंकि अभी हम लोग लेवल्स के बारे में क्या बात करें, एक तो मेन बात आपके निकल के आया, क्रक्स जो निकल के आया कि भाई बॉटम की स्थिति अभी नहीं बनी है। जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बॉटम बन गया, वो बॉटम नहीं बना है। 22,800 का लेवल अगर टूटता है
तो फिर और बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब मैं एक बार सेक्टर वाइज लाता हूँ यहाँ पे, और फिर हम लोग अपने दर्शकों के सवाल भी लेंगे कि स्थिति आप देखिए एक एक महीने में हुआ क्या है। जिन लोगों ने सही में बुल थे वो बियर बनते हुए दिखे। निफ्टी ऑटो से आप 14.5% की गिरावट दिखा चुके हैं। निफ्टी PSU बैंक करीब 13% से ज़्यादा टूट गया है ये इंडेक्स। निफ्टी बैंक की बात कीजिए यहाँ पर 11% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 9.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। तो रियलिटी की तो बात ही मत कीजिए। अगर मैं इसको एक साल में जोड़ूंगा ना तो मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि गिरावट यहीं देखने को मिलेगी। तो सर ये जो इंडेक्स है यहाँ पे टॉप 4 की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इन लोगों ने, इन सेक्टर्स ने, इंडेसेस ने पैसा बना के निवेशकों को दिया है, लेकिन अब यहाँ पर ये मार पिट रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ सवाल को, क्या सर युद्ध विराम होने के बाद इन तमाम इंडेक्स में क्या वापस तेजी आती हुई दिखेगी? ऐसे समय में क्या दाव लगाना चाहिए यहाँ पर या फिर नहीं? और युद्ध आते ही क्या हम लोग मान लें कि बाजार फिर वापस जो है धड़ाधड़ तेजी के मूड में आ जाएगा, बड़े बड़े नए हाई लगाएगा या फिर नहीं सर? देखो, एक चीज हर्ष, बहुत अच्छा सवाल है और मैं ये कहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा टाइम दीजिए। भागिए नहीं कि कौन सा स्टॉक भागने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला है। उसकी कथा बहुत से चैनल पर चल रही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप बेस ही नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी अपने लेवल्स को पा ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, जो R&D हर्ष लेकर आया, और हर्ष बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, हर्ष ने जो इंपॉर्टेंट बात कही उसको अगर थोड़ा सा कंपैरिजन मैं जैसे जनवरी 26 का ही देता हूं एक एग्जांपल, तो अब तक बैंक की अगर बात करें तो 9% बैंक गिर चुका है। डिफेंस काउंटर 0 पर खड़ा हुआ है। माइनिंग 7% गिरा हुआ है। 14% आपका FMCG गिरा हुआ है। और IT की तो मैं चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। रियलिटी काउंटर इंपॉर्टेंट है। रियलिटी काउंटर में मैंने, आपको याद होगा, जैसे ही बजट आया था 1 फरवरी को, मैंने आपसे कहा था कि दिस इज टाइम टू एग्जिट योर रियलिटी स्टॉक, एवरी रियलिटी स्टॉक। वी मे सी मेजर डाउनफॉल। कितना है? 12% इस बार गिरा। पिछले साल 27% गिरा था। उससे पिछले साल अगर देखें तो लगभग 7% का नेगेटिव था। तो यानी कि आप जहां बॉटम ढूंढ रहे थे वो बॉटम था ही नहीं, और बॉटम के चक्कर में आपका पूरा फंड धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट हो चुका है। किन सेक्टर को आपको अभी कंसीडर करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चर्चा है। किस पे जाए? क्योंकि देखिए, गिरने तो सब है, चाहे कोई भी आप उठा लीजिए, चाहे फार्मा उठाइए, बैंकिंग उठाइए, ऑटो उठाइए, FMCG उठाइए, IT उठाइए, IT तो मत ही उठाइए, रियल्टी मत ही उठाइए, NBFC देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, शुगर देख लीजिए, इनफैक्ट एग्रीकल्चर स्टॉक तक गिरने हैं। और कितने गिरने हैं, कहां पर अभी हाल कहां पर अच्छे हो सकते हैं, अब उसकी अगर चर्चा करूं तो मुझे 2-3 सेक्टर में ऐसा लगता है कि इनमें अगर बने रहे तो गलती नहीं करेंगे। मार्केट को हम आउट परफॉर्म करेंगे, चाहे गिरने में और चाहे बढ़ने में। गिरने का मतलब है कि मार्केट गिरेगी, वो कम गिरेंगे, लेकिन जब मार्केट रिवर्ट करेगी तो उनमें रिवर्सल ज्यादा तेज दिखाई देगा। नोट कर लीजिए वो सेक्टर कौन से? पहला बैंकिंग, दूसरा फार्मा, तीसरा FMCG, चौथा डिफेंस और पांचवा PSU स्टॉक। इनमें अगर आप पूरी स्टडी करिए और इंडिविजुअल स्टॉक में आप जाकर देखेंगे तो हर्ष ये पाएंगे कि इनमें गिरावट तो है, लेकिन गिरावट के बाद जो रिवर्सल का बबल है, जैसे एग्जांपल के लिए आज SDFC देखिए, गिरता रहा, लेकिन आज उसने गिरने की भी जो है वो लिमिट नीचे में रोक दी कि नहीं भाई, रुकता हूं मैं, कहीं तो रुकूंगा, कहीं तो बढ़ूंगा। सामने एग्जांपल आपके मैं दे रहा हूं, रियल एग्जांपल, रियलिटी के साथ लाइव काउंटर में आप देख सकते हैं। तो ये कितना, मैंने आपको क्या लेवल्स दिए थे, आपको फिर से रिपीट करता हूं। 900 से कहता आ रहा हूं कि 800, 780 और 820। पहला कदम रखिए 820 पे, दूसरा कदम रखिए 800 पे, तीसरा कदम रखिएगा 780 पे। कान ऐसे बंद कर लीजिए, किसी को नहीं सुनना, किसी की नहीं माननी, किसी की बात नहीं समझनी। स्टॉक मार्केट पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी, अगर मार्केट रिवर्स किया तो आपसे ज्यादा कोई लकी नहीं होगा। मार्केट रिवर्ट नहीं किया तो भी आप लकी होंगे कि आपका नुकसान सबसे कम होगा और रिवर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। फिलहाल सिनेरियो अगले 3 महीने के लिए, अब जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन है, रिवर्सल आने में या फिर स्थिति वापस, जो आपने अभी बात कही हर्ष की, बहुत तेजी से रैली आ जाएगी, उसके संकेत काफी कम है। तो सर देखिए, वही आपके जो सवालों के जरिए आपने क्लैरिटी दी हमारे दर्शकों को, मन यही था जो निवेशकों का विश्लेषण था। भाई, एक तो ये गिरावट कितनी और बाकी है, दूसरा कि क्या युद्ध खत्म हो गया तो फिर वापस दौड़ते देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आए,
बाजार में पॉजिटिव, लेकिन उसके बावजूद जो है बाजार वो बढ़ा नहीं। तो वो जो स्थिति थी दिमाग में, ये आप बिठा लीजिए यहाँ पर, जो सर ने यहाँ पे संकेत दिया। अब कुछ दर्शकों के सवाल लेता हूँ सर, जैसे ज्योति जी हैं, ज्योति रंजन नाथ जी हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, तो कह रहे हैं कि हर्ष भाई कोविड से पहले एंड टाइम पे तो इतने लोग मार्केट में थे ही नहीं, लोग कोविड के बाद आए हैं। लेकिन अब पी के हिसाब से अब देखेंगे तो स्थितियां बदल रही हैं। तो सर वो हम लोग थोड़ा सा और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो दर्शकों के सवाल हैं मैं सबसे पहले जो है कुछ सवालों को ले लेता हूँ यहाँ पे, तक जो हमारे शो है वो डेडिकेटेड हमारे दर्शकों के लिए है। यहाँ पर एक सवाल जो है यहाँ पे रवि सर के लिए आया है, ड्रीम पॉइंट के नाम से, कह रहे हैं रिस्पेक्टेड रवि सर, लक्ष्मी डेंटल इन्होंने बाय किया 372 के ऊपर, कह रहे हैं कि क्या किया जाए यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है, 1 साल का नजरिया है? देखिए, इस समय अगर मैं लक्ष्मी डेंटल को देखता हूं तो एक चीज समझिएगा कि स्टॉक सभी मैंने अभी बताया गिर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी डेंटल 500 रुपए से गिरावट करते करते 173 रुपए पर आ गया है। सर जवाब खुद स्टॉक दे रहा है। अगर कोई भी स्टॉक, मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छा है सर कि आपने पूछा, मैं आपके माध्यम से, नुकसान आपका हो चुका है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा। एक चीज समझ लीजिए कि पहली बात है कि कोई भी स्टॉक आप जब खरीदिए, हर्ष आप इस चीज को जरूर रिपीट करिए, कोई भी जी। स्टॉक जब आप खरीदिए और वो 20% जब तक नहीं गिरता है तब तक ऐसे हालात पे एवरेज नहीं करना है। ऐसे हालात मतलब आजकल के जो सिनेरियो चल रहे हैं। हम्म। दूसरा, जब भी स्टॉक 50% से नीचे गिर जाए तो उस स्टॉक पे अब नहीं चढ़ना है, या फिर उसको अपने पोर्टफोलियो से तुरंत निकालने की सोचिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। आप यहां पर कुछ कर नहीं सकते हैं। वो स्टॉक अगर 50% गिर चुका है, इसका मतलब उसको रिवर्स होने के लिए 100% चाहिए, और मार्केट आपका साथ नहीं देने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्लीज आप लोग बनाकर चलिए, लक्ष्मी डेंटल टेक एग्जिट। बिल्कुल, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इस चीज़ को आप बहुत गांठ बांध लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 20% का गिरावट का मतलब होता है बेरिश मोड में आना मार्केट को या फिर स्टॉक को, यहाँ पर साफ तौर पे। तो सर ने एक लेवल बताया, ये 20% का जो आंकड़ा है इसको दिमाग में बैठाइए। 50% तो फिर जब कोई स्टॉक टूट गया तो फिर टर्न अराउंड की स्टोरी आप सोच लीजिए, कुछ अनोखा ही हो जाए तो वो अलग बात है यहाँ पर। तो वो जो स्थिति है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। जो सुजलॉन ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए कहाँ पर था, 400 से ऊपर के भाव पर था, देखते देखते कहाँ आ गया। बहुत सारे निवेशक जो है 100 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो भी स्थितियाँ नहीं देखने को मिल रही अभी तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं कि सर आई एम योर रेगुलर व्यूअर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये MRPL के ऊपर जानना चाह रहे हैं, इन्होंने करीब करीब जो बाइंग प्राइस है वो 196 रुपीज़ का है। तो कह रहे हैं कि ऐसा टारगेट क्या होगा सर कि जहाँ पर हम लोग सेल या होल्ड करें यहाँ पर? देखिए, फिलहाल एमआरपीएल यहां पर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 196 चल रहा है, 10% आज बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप बरसाती मेढक मत बनिए, मेरी बात बुरी नहीं मानिएगा प्लीज, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप किसी तरह से अपने लॉस को बचा सकें। एमआरपीएल पर हैं, बने रहिए। अप ट्रेंड आएगा तो 220 तक जा सकता है, लेकिन जैसे आज 10% बढ़ गया और आप अब कूद के जाइए, पकड़ लीजिए, उसको कहते हैं बरसाती मेढक। पकड़ेंगे, चुप जाएगा, भीगने से ज्यादा पैसे दे आएंगे। तो मेरे हिसाब से आज ये राइट टाइम नहीं है जहां पर हमें बाय करना है। बट कोई करेक्शन, कितना करेक्शन दिखाई दे तो अच्छा है, 180 से 185, कोई बहुत ड्रास्टिकल लेवल नहीं है, जरूर आएंगे। तो यहां पर दो सिचुएशन, अगर 205 210 पहले आ जाए तो नमस्ते, फिर वापस वेट करिएगा। अगर 196 से वापस 180 आ जाए तो चुपचाप, किसी को नहीं बताने की जरूरत है, पकड़ लीजिएगा। बिल्कुल। और सर मैं ज्योति नाथ जी का सवाल पूरा समझ नहीं पाया था, आप समझा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हम लोग जो कोविड के बाद आए मार्केट में, उनका जो पेन है, चाहे हमने किसी भी लेवल पे निफ्टी में इन्वेस्ट किया हो, वो साफ तौर पे दबाव यहाँ पे दिख रहा है। मेजोरिटी लॉस में ही बैठे हैं, और पिछले 2-2.5 साल में सर जिसने भी निवेश किया है यहाँ पर मार्केट्स में, तो वो सर ज़रूर जो है वो पेन में रहा है। और इस तरह के मीम भी चल रहे हैं अब तो बहुत ज़्यादा कि भाई किसने कहा था कि FD से ज़्यादा जो पैसा है वो वहाँ पे मार्केट्स में मिलता है यहाँ पर। तो वो इस तरह के मीम भी चल रहे हैं सर यहाँ पर। लेकिन सर आपके हिसाब से कोई सेक्टर है अभी यहाँ पर, या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाई यहाँ पर वैल्यू बाइंग का मौका है, भाई इन शेयरों में ये काफ़ी नीचे आ गया, जो अब 20% का आंकड़ा बता रहे थे हमारे दर्शकों को, कोई ऐसी जगह है सर जहाँ पर स्पेस दिख रहा हो पॉजिटिव के लिहाज से? देखिए हर्ष, आपको मैं थोड़ा सा फिर से वापस समय लूंगा। दर्शकों के सवाल तो बहुत हैं, हम्म। और कई बार तो बहुत प्यारे प्यारे लोग कमेंट करते हैं। आजकल शो करिए तो आजकल अपने दोस्तों के साथ, और क्या कहते हैं,
वो कुछ बहुत से लोग जिनको शायद आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते, वो लोग भी प्यार बरसाते हैं कमेंट के रूप में हम्म। पर्टिकुलर। और हमारे यहाँ पे अभी लॉ थोड़े स्ट्रांग नहीं है शायद मेरे ख्याल से, इसलिए आप आराम से फेक आईडी बनाइए, कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि सर, आप फेक आईडी किसी भी आईडी से बनाइए, कहीं भी वाईफाई से बनाइए, पकड़ना चाहता है आदमी तो पकड़ ही लेता है। समझदारों को इशारा काफी है। बट एनीवे, दूसरी तरफ आते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए एक चीज समझिए, क्वेश्चन क्या है। जब ऐसी गिरावट होगी, जो मेम बना रहे हैं उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए व्यूअर, क्योंकि उनको मेम बना के निकल लेना है और उसके बाद लोगों को अधर में छोड़ के चले जाना है। हम यहां पर जब बात करते, एक बात समझिएगा, कोविड का टाइम जब था, हर्ष बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप अगर नहीं कर पाऊं तो प्लीज एक्सप्लेन आप भी करिएगा। जब कोविड का टाइम था तो डॉक्टर तो इतने बिजी हो गए थे और इतनी कमाई हुई डॉक्टरों की उस टाइम पर। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहने की कोशिश कर रहा, लेकिन आप भी समझते हैं कि लोग इतने डर गए थे कि जिनको फीस नहीं भी देनी थी, इकट्ठी करके फीस डॉक्टर के पास जाने की बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि क्या 2021 के बाद से डॉक्टरों को अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए और कहना चाहिए अब तो कोई बीमार ही नहीं पड़ रहा, अभी कुछ हो ही नहीं रहा? क्यों? क्योंकि वो मेम्स आज चेंज हो गए। एफडी के रिटर्न, मैं आपको सुजलॉन का आपने एग्जांपल दिया, इसी सुजलॉन का मैं एग्जांपल देता हूं। एक साल का रिटर्न आप देखेंगे तो आपको रिटर्न मिला था इसमें कितना? 54% का। अब आप कहेंगे रवि जी फिर से सपना देख रहे हैं। सर, सपना नहीं देख रहा हूं, दिखा रहा हूं। 54% का कैसे? 32 रुपए का स्टॉक जब 72 रुपए तक पहुंचा तो बड़े बड़े मेम बनाने वाले लोगों का मीम जगा और उन्होंने कह दिया ये तो अब 100 हो जाएगा। फंसाने वाले कौन थे? यही थे। हम्म। आज अब जब 40 रुपए आ गया है, मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या टारगेट दिया। कहीं भी किसी भी वीडियो को पकड़ लीजिए, आपको 65 रुपए, मैं नहीं कहता मैंने 75 रुपए का टारगेट लिया, लेकिन 65-68 रुपए मेरे किसी भी क्लाइंट के पास पोजीशन है नहीं सुजलॉन की। हर दिन मुझे पोक करते हैं, बाय कर लूं, बाय कर लूं, बाय कर लूं। वेट कर रहा हूं, 32 रुपए आएगा, शायद उसी दिन सबसे ज्यादा चढ़ूंगा। 40 रुपए पे भी अभी वेट करूंगा। तो ये होती है एक स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी जिसको आप मान के चल सकते हैं। और रही बात एफडी की जो आप कर रहे थे, आप बताइए यहां पे हर्ष जी, कि एफडी के रिटर्न से कहीं ज्यादा है, 100% की रिटर्न आपको मिली वापस। अगर आज आप खड़े हैं तो हो सकता है आप निगेटिव रिटर्न पर खड़े हो। तो मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आपकी एफडी जो है वो मेच्योर हो जाती है, उसके बाद कहते हैं बैंक भाई आज आपसे दोस्ती हो गई है, आप एक काम करो, मुझे कोई रिटर्न मत देना और इसको बैंक में पड़े रहने दो, हम्म। मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, आपकी जैसी एफडी मैच्योर होती है, आप उसको या तो आगे उस पर डिसीजन लेते हैं, क्या हम्म। करते हैं, या तो आप उसको रिन्यू करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं, दूसरे प्लेट एफडी करवाते हैं। यही सेम एक्सरसाइज आपको स्टॉक मार्केट पे करनी है। जिस स्टॉक का टारगेट, जिस स्टॉक में प्रॉफिट, जिस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, उनकी एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल। और जो लोग देखिए वो इंतज़ार करते हैं ना कि नहीं नहीं पड़ा है तो स्टॉक पड़े रहने दीजिए, सही टाइम पे सही मुनाफा लेकर निकलना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही फैसले आपको बाज़ार में आगे ले जाते हैं। यहाँ पे एक दिलीप कुमार जी हैं सर, देखिए बहुत लोग जो है इस समय बस ताक लगा के बैठे, पैसा लेके बैठे हैं कि भाई अब जो है वैल्यू बाइंग का मौका है। अभी ये कह रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए लगाने हैं सर 6 महीने के लिए। ऑलरेडी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, संवर्धन मदरसन है यहाँ पर। कह रहे हैं कि क्या एमक्योर फार्मा ले सकते हैं यहाँ पे, या डाटा पैटर्न, क्या कोई स्टॉक आपकी नज़र में है यहाँ पर? ओनली पारस डिफेंस। अब चूंकि आपने कहा कि आपके पास स्टॉक है लेकिन आप लेना चाहते हैं, तो आई एम बेडिंग टू पारस डिफेंस। राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 632 और 620। सो फर्स्ट ट्रांच का मतलब है आपके पास 1 लाख रुपया है। इसी को याद रखिएगा। अब इस 1 लाख को 1.5 लाख बनाना है तो आपको किस तरीके से बनाना है वो ध्यान रखिए। 632, 30, 35 भी चल रहा है, 20%, यानी 20,000 रुपए आज खरीद लीजिए। अगला लेवल नोट कर लीजिए, बिना लेवल्स के एंट्री मत करिएगा। दूसरा लेवल है कि आपका 615 रुपए अगर आ जाएगा एंट्री कर लीजिएगा। तीसरा लेवल है 600 रुपए, स्टॉप लॉस बनता है 580। अब आप कहेंगे सर 630 का स्टॉक है, आप 580 का स्टॉप लॉस देखें तो बीच में 50 रुपए का गैप है। मार्केट की वोलेटिलिटी देखते हुए मैंने ये रेंज निकाली है और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहा हूं। पहला। दूसरा पॉइंट, कहां पर, अब सपोज करिए कि मैंने आपसे पूछा हर्ष जी और आपने 20% एंट्री कर ली 632 रुपए पे,
मार्केट में रिवर्सल आ गया, आपका 20,000 रुपए इन्वेस्ट हो पाया, नहीं आगे इन्वेस्ट कर पाए। अगर ये 720 आ जाए तो तुरंत काट दीजिएगा, मेरा इंतजार मत करिएगा, चाहे वो 20,000 का ही लिया हो। और अगर नीचे जाता गया तो जो लेवल्स बताए उन पे ऐड कर लीजिए, और टारगेट के लिए 750, यानी 100 रुपए के टारगेट के लिए 50 रुपए का रिस्क तो है, लेकिन इस 50 रुपए को मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करूं कि मेरा डिवीजन बन जाए। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी स्टॉक पर निवेश करने से पहले धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। ये 630 है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये 630 पे आपने पहले भी पूछा होता तो उस समय 750 चल रहा था, 730 भी आया, 700 भी आया। इतनी देर तक किसी को रोक के रखना कि भैया अभी निवेश नहीं करो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, हम क्या है वो आप जानते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही क्लैरिटी से आपने अपने हमारे दर्शकों को ये जो है ये बता दिया कि भाई कहाँ कैसी स्थिति है, क्या आपको एक्शन यहाँ पर लेना है। अब एक और दर्शक का सवाल है, तो फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे मन में उठ रहा है सर, मैं आपसे पूछूंगा। कई ऐसे स्टॉक हैं जो अपने कई सालों के लो पे पहुँच गए हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं जी शिपिंग की बात करना चाहता हूँ। एक यूज़र है हमारे, 1480 के भाव पर इन्होंने 2 दिन बाद होता रहा, लेकिन अब फिर से नीचे आ गया, मतलब 1480 के आसपास के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है। करें आगे क्या करें, क्या करना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे होल्ड करें या फिर क्या करें, प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं आपकी जगह होता तो जी शिपिंग और जीआरएससी जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज के स्टॉक है उनमें बिल्कुल अभी इस समय निवेश नहीं करता। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मैंने अभी अपने प्रीमियम एडवाइजरी पे दी है और लोगों को समझाया, मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ यहाँ पर पार्शियल शेयर करता हूँ। डिफेंस काउंटर सबको ज्यादा लाइक कर, सबसे ज्यादा इस समय अट्रैक्टिव जोन पर है, क्योंकि उसी ने एक जो है वो निगेटिव रिटर्न की तरफ बढ़ नहीं रहा है। अगर आपने बहुत सही सोच समझ कर निवेश किया है तो, या फिर अगर गलती से भी किया है तो भी आपको मौका जरूर दे रहा है। अभी के हाल फिलहाल में मैंने आपको 3 स्टॉक रिकमेंड किए डिफेंस के, स्ट्रैटेजी समझिएगा कौन से हैं। पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज और एमटीआर टेक। बाकी सारे स्टॉक्स, मैसडॉग, एचएएल, बीडीएल, बीईएमएल, इन सारे स्टॉक्स को मैंने कहां रखा है, सेकंड पोजीशन पर। यानी कि फर्स्ट राउंड 20% स्टॉक इनमें निवेश करिए, सेकंड राउंड के लिए तैयारी कर लीजिए। किसको? एचएएल को। दूसरा बीडीएल, बीएमएल, लेवल्स भी वहां पर शेयर किए हुए हैं एडवाइजरी में, किस तरीके से आपको लेवल्स बनाने हैं, कौन से लेवल पे इनकी एंट्री करनी है। एक एग्जांपल दे देता हूं, एचएएल का 3800 से पहले एंट्री नहीं बनती है। सेकंड राउंड मतलब कि पहले एक राउंड में स्टॉक, फिर दूसरे राउंड में स्टॉक, एक ही सेक्टर से 3 सेगमेंट डिवाइड करके पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाइए। मार्केट को बीट करने की क्षमता बनाइए, मार्केट में लड़ने की तैयारी करिए, मार्केट से रोना बंद कर दीजिए। ठीक है, मार्केट से रोना जो है यहाँ पे आप बंद कीजिए, जो हो गया हो गया, आगे बढ़िए। यहाँ पर पीछे की चीज़ों को, गलतियों को से सबक लीजिए और आगे बढ़िए यहाँ पे। अब सर मैं, अब चाहे अब ये कह लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स थे, अगर मैं यहाँ पे कुछ आईटी कंपनियों की बात करूँ, नंबर साफ तौर पे ख़राब थे। अब एआई की मार भी देखने को मिली। अब मैं कुछ 5 स्टॉक्स देख रहा था, जैसे टीसीएस है सर, 5.5 साल के लो पर बैठा हुआ है इस समय शेयर। इन्फोसिस है, बिल्कुल वही 5 साल के लो के आसपास बैठा हुआ है। सोनाटा सॉफ्ट 5 साल के लो पर। हैप्पीएस्ट माइंड बिल्कुल सेम स्थिति यही। टाटा एलेक्साई 4.5 साल के लो पर है यहाँ पर। केपीआईटी टेक की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी बिल्कुल यही स्थिति है। एक जो है सर, एक नेट वेब को छोड़ दूँ मैं यहाँ पर, तो वो 1 महीने के लो पे। बाकी तमाम जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, सारे अपने कई सालों के लो पे बैठे हुए हैं। सर जब कई सालों के लो पे होते हैं तो वो स्ट्रेटजी, वो बात आपकी यहाँ पर जो होती है, स्थिति जो है, हम लोगों ने देखा कई 40% भी टूटे यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि कंपनियां कुछ जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग मानी जाती हैं, लेकिन अब जिस तरीके से बिजनेस सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है, उसको किस नज़रिए से यहाँ पे हमें एक निवेशकों को अपना नज़रिया बदलना चाहिए यहाँ पर? देखिए, पहली बात है हर्ष, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं फिर से क्षमा सबसे मांग लूँ भाई, क्योंकि बहुत लोग आजकल बड़े जल्दी बुरा मान जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। 2 भगवानों को मान के चलिए, कुबेर जी को जो कि आपको पैसा देते हैं, लेकिन रणनीति में शकुनी रहिए। स्टेटस जितनी जल्दी बदल लीजिए उतना अच्छा है। नहीं अगर समझ में आ रहा, शकुनी तो नारद जी रहिए।
इधर की उधर करते रहिए, लेकिन करिए मन की। समझ रहे हैं? अब आपको मैं बताऊं हर्ष जी, मैं फिर से आपके साथ मैंने कब से, लगभग हो गए होंगे मुझे लगता है 3 साल से लगभग हम लोग शो एक साथ कर रहे हैं। तीन क्या, बिल्कुल बहुत पुराने से शो कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रीसेंट डेज में यही एक काउंटर है जिसपे मैंने अभी तक, आज तक कभी कोई बाय कॉल नहीं दिया है। मुझे याद है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बहुत डिफिकल्ट है, मैंने फिर से बोला, एक में अपना एग्जाम देना, कि आपसे बार बार लोग कह रहे हैं कि क्या इन्फोसिस बाय नहीं करना चाहिए, रवि सिंह क्यों गलत स्ट्रैटेजी बता रहे हो, प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं सर, क्यों एम्फोसिस। लेकिन सर आज मैं उतने कॉन्फिडेंस से आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3 साल का जो रिजल्ट है वो बहुत मीठा है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अगर एक आदमी ने भी मेरी बात अगर समझ रखी है, एक आदमी ने भी अगर कहीं से भी सुन रखा है, तो मैं खुश हूं। ऐसा नहीं कि मैंने आईटी पे काउंटर पे निवेश नहीं किया, किया है, लेकिन बहुत चूज करके। जैसे कि मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी को आईटी काउंटर से ही रिलेट करते हैं, वहां पर। दूसरा जो है, एक आपने, मुझे याद है, एक आप जब पुराने संस्था में थे वहां पर एक बार आपने स्टॉक निकाले, तो उसमें नेटवेब था और एक था E2E नेटवर्क, वाह आपको सर याद हो? वाह, आपकी याददाश्त की तो मैं दाद देता हूँ। मतलब आप सोचिए, मतलब यहाँ संस्थान से पहले मैंने जो रिसर्च मतलब निकाले थे, वो आपको स्टॉक भी नाम याद है सर, बड़ा हैरान करने वाली बात है। मतलब बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने इन स्टॉक्स को, आप देखिएगा, रीसेंट रिकमेंडेशन पे कई बार आप लोगों को देने की कोशिश की है, और इन स्टॉक्स ने जबरदस्त मोटिवेशन दिया है, गिरते मार्केट पे भी कॉन्फिडेंस बनाकर रखा है। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो सर, अब आपको क्या होगा, देखिए, मैंने कहा ना, कुबेर भी शायद यहां पे आईटी स्टॉक को अभी तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जब बात शकुनी की हो तो वो शुरू हो गई है। अब आप समझदार हैं, मैं इशारों में बात करूंगा, नहीं तो बहुत से लोगों के नोटिसेस आ जाते हैं। किस बात की? अब फंड हाउस कहेंगे कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, आईटी काउंटर पे हम निवेश कर लो। सर, निवेश करने की रणनीति देखते देखते तो यहाँ पे 20% से ऊपर का फंड साफ हो गया रिसेंट डेज में, 14% तो इस ईयर में, 3 महीने में। समझ रहे हैं? इस स्टोरी को बनने दीजिए, इस स्टोरी को बढ़ने दीजिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी सिंपल रखिए, यानी कि पूरे पोर्टफोलियो का आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आईटी काउंटर पर निवेश करना है, तो ये है फिगर, सिर्फ 5%। इसके अलावा 1% भी आपके पोर्टफोलियो पे, यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो सिर्फ 5,000 रुपए आप आईटी काउंटर में जो मर्जी शेयर बाय कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई रोक भी नहीं सकता है और ना आप सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहां पर डिक्सन पे थोड़ा सा दांव लगाइए, आप कोफोर्ज की तरफ थोड़ा सा फोकस रखिए। लेकिन 5% में क्या ही ले लेंगे, 2 4 5 शेयर आएंगे, 10 शेयर आएंगे, 100 शेयर आएंगे, किसी भी हाल में वेटेज पूरे पोर्टफोलियो का अगर 5% से ज्यादा है, तो सवाल आपकी तरफ है, मेरी तरफ नहीं है। एक बार जरूर देखिए और कोशिश करिए, अभी मत खरीदिए, वेट करिए, सर टाइम आएगा, लेंगे, लेकिन वक्त आने पर। बिल्कुल, वक्त आने का इंतज़ार कीजिए, और जब टाइमिंग सही होती है तो हर चीज़ अच्छा हो जाता है। कहते हैं कि बैट पे बॉल अपने आप ऑटोमेटिकली आके लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक दर्शक हैं यहाँ पे, डी विलिमरिन के नाम से है, अडानी पावर के ऊपर जानना चाहते हैं। सर, ये पावर जो स्टॉक्स हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गए, इस पर क्या नज़रिया? और जो हमारे दर्शक हैं अडानी पावर, हालांकि उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने किस भाव पे ख़रीदा है, आगे का क्या नज़रिया है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? हर्ष यार, तुम बहुत चालाक हो। मैं इसलिए चालाक कह रहा हूं जी क्योंकि मैंने अभी आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, जस्ट एग्जांपल ऑफ डिफेंस, जी आपको सर। याद होगा। जी एक्चुअली में हम लोग बहुत इस समय R&D कर रहे हैं, और उसमें अगर आपको रिसेंट, मैंने आपके जब विपुल जी के साथ शो में था, तो मैंने पावर सेक्टर से 3 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। उसमें सबसे पहला स्टॉक था टाटा पावर, दूसरा स्टॉक था आपका पावर ग्रिड, और तीसरा स्टॉक था PFC। अब आ जाते हैं अदानी पावर। देखो सर, अदानी पावर ने इस पूरे चूंकि पावर सेगमेंट की जो थीम है ना, वो अब आगे कॉन्फिडेंस देगी, बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। इसलिए अदानी पावर चाहे जिस भाव पर हो, बिल्कुल होल्ड करिएगा, कोई पैनिक नहीं है। 175 से पहले देखना बंद कर दीजिए।
ठीक है, 175 से पहले देखना आप बंद कर दीजिए। यहाँ पे सर की सलाह है। आईपीओ सेक्शन पे भी मैं आऊँगा सर, लेकिन उससे पहले क्योंकि कुछ सवाल जो दर्शकों के हैं यहाँ पर ऐसी ऐसी इमोजीज रोते रोते वाली भेज रहे हैं, मन तो बस लगता है कि इनका दुख किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कम हो सके हमारे द बोनस प्लेटफॉर्म पर आके। जैसे सुमन जी हैं, कह रहे हैं सर बिग फ़ैन ऑफ योर, सर आपकी फ़ैन है यहाँ पर, कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लीजिए। इन्होंने जो है कॉनकॉर्ड, बायोटेक और E2E के ऊपर तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे यहाँ पर, IOC और KRBL के ऊपर ही जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि क्या सर इन स्टॉक्स में अभी वेट करना चाहिए, क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पर? सर ऑडियो म्यूट है सर, आई थिंक। क्षमा करिएगा। जी मैंने कहा इस समय जो सिचुएशन चल रही है उस पे बहुत से सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि आपको अब तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मार्केट में बॉटम आउट बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होगी। इट विल टेक 45 टू 60 डेज मोर। तो आप चूज करें स्टॉक को। सारे स्टॉक से निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन रेलवे काउंटर पे अब फिर मैं वापस अपनी स्ट्रेटेजी पे आता हूं, हम्म इसीलिए कह रहा हूं हर्ष बहुत चालाक है, वो खुलवा ही देता है। अब नहीं नहीं सर, ये तो अगर आपका है बड़प्पन जो आप ऐसे देखते हो ना, आपको सब कुछ पता रहता है सर। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन मुझे मैं जब शो करता हूं तो मैं पार्शियलिटी नहीं कर पाता हूं। प्रॉब्लम जी सिर्फ इस बात की है, तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को कैसे बचाया जा सके। बिल्कुल और सर। यही है, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनों के सवाल आते हैं और बहुत लोगों को मैं रिप्लाई कर पाता हूं, बहुतों को नहीं रिप्लाई कर पाता, लेकिन मुझे लगता है कि आपका प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जहां पर रिप्लाई करना थोड़ा आसान है और लोग वीडियो पे देख ही लेते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर मैं रेलवे काउंटर पे हूं तो मैं अपनी चॉइस बनाऊं किसकी, कि मैं आईआरसीटीसी पे तो कहीं नहीं खड़ा हूं। अगर खड़ा हूं तो नहीं खड़े होना है। मैं यहां पर अब रेलवे काउंटर के कुछ स्टॉक्स तो मैंने ऐसा किया कि इनको आइडेंटिफाई किया। एक एग्जांपल आपको इसलिए रेलवे काउंटर से दे रहा हूं क्योंकि इनका पोजीशन रेलवे काउंटर की तरफ है। तो मैं कहीं पे भी ऐसे स्टॉक का फिल्टर हर सेगमेंट में करना चाहूंगा जिसपे कि नहीं रुकना चाहूंगा। एग्जांपल मैंने जैसे आईआरसीटीसी का दिया था। दूसरा एग्जांपल है कि यहां पर टीटागढ़ में अभी थोड़ा फॉल आ रहा है तो मैं उस पे नहीं रुकना चाहूंगा। लेकिन इसी के कंपैरिजन में JWL, राइट्स, हाँ एक और स्टॉक है जिसमें नहीं रखूंगा, भूल रहा था मैं, वो था इरिकॉन। अगर इरिकॉन पे आज खड़े हैं तो मत खड़े रहिए, बेस्ट है उसका दूसरा ऑप्शन। इरिकॉन इतनी बड़ी अब रैली अभी नहीं दिखाने वाला है। JWL ले लीजिए, कितना बढ़िया भाव पे मिल रहा है। कॉनकॉर ले लीजिए, उससे ज्यादा अच्छा है। कुछ समझ में नहीं आता तो RVNL पे ही रहिए, लेकिन इरिकॉन पे नहीं रहना है। तो ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी IRCTC और इरिकॉन इनमें नहीं रहना है। IRFC के ऊपर क्या सलाह रहेगी सर? देखिए IRFC मैं पूरे रिपीट ही कर देता हूं। जी जी। IRFC, टेक्स रेल, कॉनकॉर, इरिकॉन, राइट्स, JWL, रेलटेल, ये अभी नो ट्रेडिंग जोन पर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके फिसलते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए कहाँ मिलेगी आपको स्ट्रेटजी, यहाँ पर जहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स जो ये कहते हैं कि भाई अभी फिलहाल के लिए सीधा दूरी बनाइए, और रवि सर आपके लिए खास तौर पे एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि भाई रेलवे स्टॉक्स में क्या कैसे क्या करना चाहिए। तो वो जो है आपको विजन जो है, क्लैरिटी जो है, वो यहाँ पर द बोनस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और रवि सर जैसे दिग्गज जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। एक जो है APG के नाम से इन्होंने एक ID बनाई है सर, अशोक लेलैंड के ऊपर जाना चाहते हैं और जियो फाइनेंशियल के ऊपर, कह रहे हैं करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या, अभी कौन से लेवल बेहतर रहेंगे सर? एक तो सर अशोक लेलैंड हम लोग लगातार देख रहे हैं सर, सेल्स के नंबर जो है इसमें बड़े अच्छे आते चले जा रहे हैं यहाँ पर। और अभी हमने पीछे जो आया फरवरी का महीना भी, वो भी काफ़ी शानदार रहा। इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में एक के बाद एक नए 52 एक हाई भी बनाए, उसके बाद ज़रूर दबाव आया, लेकिन क्या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे अशोक लेलैंड को देखना चाहिए यहाँ पर? दूसरा सर हम लोग सब जानते हैं जियो फाइनेंस को लेकर तो जो है यहाँ पे दर्शक वैसे ही बुलिश रहते हैं, निवेशक, रिटेलर खास तौर पे, लेकिन वहाँ पर जो है वो पेन लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे नतीजे क्वार्टर टू लास्ट 2 क्वार्टर के देखें तो बहुत खास रहे नहीं यहाँ पर। देखिए दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं। अगर अशोक लेलैंड की बात करूं तो मुझे लगता है 155, 160, 170 के आसपास के जो लेवल हैं वो एक एक कदम रखने के लिए अच्छे हैं। एक कदम रखने का मतलब जैसे 170 चल रहा है, 165 भी आएगा, 155 तक डिप मार सकता है।
तो कदम अगर रख सकते हैं तो कोई पैनिक नहीं है, सेफ स्ट्रैटेजी है। मार्केट में डर के बावजूद भी कहीं ना कहीं से रिवर्सल होने के चांसेस बनेंगे, पहला। दूसरा, जहां जियो की बात करें, जियो अपनी पूरी की पूरी स्थिति जो है वो बदल चुका है, निगेटिव टेरिटरी की तरफ जा रहा है। और अब जो लेवल आपके, अगर है पोजीशन तो काटिए नहीं, लेकिन अगर खरीदना है, एवरेज करना है, वेट फॉर सम मोर टाइम। 220 से लेकर 200 के बीच कंसोलिडेट होने दीजिए, छूट जाने दीजिए। हो सकता है 255 के ऊपर चला जाए, छूट जाए, अच्छी बात है, फिर भी बढ़ेगा जितनी पोजीशन है। एवरेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि छूट पाएगा, मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टॉक्स के ऊपर एक सर महेश जी हैं यूरेका फोर्ब्स के ऊपर जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था इसको लेकर बार बार जो है एक रिपोर्ट्स ब्रोकरेज की आ रही हैं और काफ़ी पॉजिटिव यूरेका फोर्ब्स को लेकर दिख रही हैं। सर आप भी क्या उसी सहमत हैं ब्रोकरेज की रिपोर्ट पर जो इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव नोट दे रही हैं यहाँ पर, या फिर नहीं अभी स्टॉक में दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि महेश जी कह रहे हैं कि क्या खरीदारी कर सकते हैं इस पर? सर, हो सकता है रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही हो। देखिए, एनालिस्ट हैं, सबका अपना अपना व्यू है, सब अपने अपने फंड हाउसेज हैं। बिजनेस डेवलपमेंट पे मुझे कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि जिससे मैं ये कहूं कि नहीं, यहां पर थोड़ा सा एक्टिविटी बन सकती है। कंपटीशन आज बहुत बढ़ गया है, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। आई शुड अवॉइड फॉर जो करंट सिनेरियो, उस पर आई शुड अवॉइड, अभी नहीं लेना चाहूंगा। अभी आप नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। एक पीएनबी पे राकेश शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने जो है जो इनकी कॉस्ट बन रही है 170 रुपये बन रही है, कह रहे हैं कि क्या अभी एवरेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये समझाइए। पीएनबी की बात कर रहे हैं हम जी लोग? सर, पंजाब नेशनल बैंक की, जी सर। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं है, उस पर कुछ होने वाला नहीं है। आपको सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा, लॉस रुका रहेगा, थोड़ा गिरता रहेगा, वापस से 90 रुपीज के आसपास तक आ सकता है। कॉल आपका है सर। मैं फिलहाल आपकी जगह होता तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट होने की सोचता, फिलहाल ऐड नहीं करता। और जहां तक इस समय पीएसयू के छोटे मंझोले बैंकों की बात है, सभी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, तो एवरेज करने की भी जल्दीबाजी नहीं करता। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये देख रहा था, देखते देखते आप देखिए क्रूड जो है वो एक ब्रेंट क्रूड की बात करें $106 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया सर। ₹92 के ऊपर बना हुआ है। अगर सर ये युद्ध लंबा चलता है तो आप क्या संकेत दे रहे हैं? और मैं कुछ आंकड़े भी देख रहा था जो यहाँ पर तो खैर हम लोगों ने तो 104 है, लेकिन यहाँ पर 106 हो गया। इसके ऊपर नहीं, मैं वैसे ही चर्चा कर रहा था सर कि कच्चे तेल में जीडीपी और सीपीआई को देख रहा था मैं यहाँ पर कि उसका असर किस तरीके से पिछले सालों में रहा है। जैसे कि अगर मैं पिछले समय में देखूँ, जैसे जब 6.2% के आसपास जीडीपी थी, जब उस समय क्रूड बढ़ा, तब भी आप ये देखिए बाजार में जीडीपी जो है परसेंटेज वो लगातार बढ़ती रही। उसके एक साल बाद 7.2% आई, उसके बाद 6.7% आई। रिटेल महंगाई जब 5.3 पर थी, 5.8 5.9 पर भी थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन सर मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बाज़ार के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि क्रूड बढ़ेगा तो एक आंकड़ा निकल कर साफ तौर पर आता है, अगर $10 क्रूड बढ़ता है तो 20 बेसिस पॉइंट महंगाई बढ़ती है यहाँ पर। तो उसके लिहाज से कैसे देखा जाना चाहिए? अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो क्या और ज़्यादा दबाव बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका असर रिपरकल्शन चौतरफा होता है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है हर्ष, और बिल्कुल इस समय जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं उस पर देखिए क्या है, सरकार भी इस समय असमंजस में है। दौड़ भाग करने की कोशिश ये कर रही कि कहीं से भी क्रूड की सप्लाई को कम ना किया जा सके। गैस को लेकर के अभी आपने रिसेंट डेज में काफी हद तक जो है वो वोलेटिलिटी देखी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, अभी जो क्रूड का जिस हिसाब से वॉर चल रहा है, इसमें आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि कितना अभी अपसाइड है। $120 के आसपास का एक रेंज आपको एवरेज अब सेटल डाउन होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात है, जैसे मैंने बताया कि 45 और 60 डेज तो अभी भूल जाइए। इस बात को बार बार आप लोग चैलेंज मत देखिए कि नहीं यहां से कुछ अच्छा हो सकता है, हालात बनते हुए नजर नहीं आ रहे। तो यहां पर क्रूड ऑयल के दाम जो अभी आप $106 देख रहे हैं, इसमें दो तीन चीजें देखेंगे, कैसे ट्रेंड होगा इसका। आपको बार बार ये अपसाइड का, जैसे इस समय निफ्टी में चार्ट देख रहे होंगे तो आप देखते होंगे 2 कदम बढ़ता है, 4 कदम नीचे गिर जाता है। क्रूड में जस्ट उल्टा पैटर्न है, 4 कदम बढ़ेगा और 2 कदम गिरेगा। यानी कि
उल्टा चलेगा। तो यहां पर क्रूड के ट्रेंड की अगर बात करूं तो मुझे लगता है $120 के आसपास तक आता हुआ नजर आएगा। इसलिए केयरफुल रहिए। और रही बात इन्फ्लेशन की, इकोनॉमी की, उसके तभी मैंने आपसे बोला कि आगे के हालात कहीं के लिए, चाहे वो यूरोजोन हो, चाहे यूएस हो, या फिर अदर कंट्रीज है, इसका इम्पैक्ट अब लंबा चलने वाला है। ठीक है, इम्पैक्ट लंबा चलने वाला है। इसी बीच एक दर्शक है हमारे और उन्होंने सवाल हमें भेजा है यहाँ पर। कह रहे हैं ग्रीन पावर, अच्छा ये तो मुझे लग रहा है काफ़ी छोटा स्टॉक है सर, करीब 9-10 रुपए के आसपास है, चर्चा करना चाहेंगे आप? स्टडी व्लॉग के नाम से एक आईडी है ग्रीन पावर के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरा एक बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आप कोई भी स्टॉक इस तरीके का देख रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जरूर देखिए। अगर उसमें आपको एवरीडे एवरेज वॉल्यूम 2-2.5 लाख के आसपास हो रहा है तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली ठीक है। लेकिन अगर उससे कम वॉल्यूम है, इसका मतलब है आप फंस सकते हैं। और जहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल ट्रेंड के हिसाब से हो सकता है उतार और चढ़ाव। जैसे रतन पावर भी एक स्टॉक है हम्म। जिसमें कि आपने इसी टाइप की वॉलेटिलिटी देखी। लेकिन मैं इन स्टॉक्स से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखता हूं। जब दोस्ती हो जाएगी प्रमोटर से तो बाय दे देंगे, जब दुश्मनी हो जाएगी तो सेल दे देंगे।